बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS 2023 का हिस्ट्री ऑफ़ USA का जो पेपर आया था उसके बारे में, उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ये मैं बात बताना चाहूँगी कि CSS 2023 का जो पेपर आया था हिस्ट्री ऑफ़ USA का, वो बहुत मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। पेपर मुश्किल इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन एक तो रिपीट नहीं हुए हुए थे, पास पेपर से बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे। जैसे कि होता है कि पास पेपर्स कर लें तो आपका एटलीस्ट 50% पेपर तो हो जाता है। तो लेकिन इसमें ये था कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि जो कि एज़ इट इज़ पास पेपर से उठाया गया हो, या उसमें कोई भी ऐसा कोई टर्म जो है वो पास पेपर वाली हो। जैसे कि अगर प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस आप करें तो उसमें आपको एटलीस्ट कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन एक आध कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक तो मिल ही जाता है। सो उस तरह से करके वो जो पेट क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं थे। MCQs की अगर बात करें तो MCQs में भी उन्होंने मोस्टली MCQs में उन्होंने ईयर्स के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन किए हुए थे कि फ़लाँ ईयर में कौन सा वाक़या हुआ था। सो पेपर देख के फ़र्स्ट इंप्रेशन जो आता है वो तो यही था कि पेपर अनकन्वेंशनल है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अनकन्वेंशनल इस तरह से है कि क्योंकि पास पेपर से कुछ भी नहीं आया हुआ। सारी टर्म्स इवन जो MCQs में जो टर्म्स पूछी हुई थी वो भी ऐसी थी कि जो बिकॉज़ मैंने जो बुक याद की थी, मैंने माजुमदार की RK माजुमदार की बुक से मैंने तैयारी की थी और इट वाज़ मोर लाइक मैंने घोल के शायद पी ली थी वो किताब। लेकिन इवन देन मुझसे बहुत से MCQs ऐसे थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि ये इनमें क्या चीज़ उन्होंने पूछी हुई, क्योंकि वो चीज़ें वो टर्म्स वो शायद उस किताब में नहीं लिखी हुई थी, मेंशन नहीं हुई थी। और जो क्वेश्चंस थे उनमें भी पेपर देख के शुरू में तो हम वाकई घबरा गए थे, क्योंकि समझ नहीं आता कि पेपर है क्या और किस चीज़ के बारे में पूछा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर में 5 मिनट नहीं बल्कि 15-20 मिनट आई वुड से कि 15-20 मिनट के बाद जो है क्वेश्चंस को देख देख के और उन पर सोच के कि इसमें क्या चीज़ पूछी हुई है इन्होंने, और आप कोई हुक पॉइंट पकड़ लेते हो और उससे फिर आप पूरा आंसर बिल्ड करने की कोशिश करते हो और फिर आपको समझ आती है कि शायद ये लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि हाँ शायद यही चीज़ थी। इस तरह से करके अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई पेपर इस तरह से होता है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या मैंने करना है और ये बहुत ही मुश्किल तरीन पेपर आ गया, तो आप बस उसमें से कोई एक हुक पॉइंट पकड़ लें जिसके बारे में आपको आता है, और आप एक आउटलाइन पहले बनाएं बेसिकली उसकी, और जब वो आउटलाइन आप बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं से आप वो आंसर उस चीज़ का पिक कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन था कि डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट पैसेज एंड मिडिल पैसेज इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ USA। अच्छा, इसमें अब जियोपॉलिटिकल से मुराद ये है कि जियोपॉलिटिकल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जियो एंड पॉलिटिकल। अब जो भी पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस या गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं वो, और जियो मतलब कि जोग्राफिकल लोकेशन मतलब कि वहाँ के ज़मीन के हिसाब से। तो मिडिल पैसेज और नॉर्थ वेस्ट पैसेज के जियोपॉलिटिकल फीचर्स मतलब कि किस तरीके से इन पैसेजेस के थ्रू उन्होंने पॉलिटिक्स वहाँ की चेंज की, या इस तरह से करके वहाँ की गवर्नेंस में इन्फ्लुएंस किया। नाउ कमिंग टू द आंसर, the Northwest Passage is a sea route from the Atlantic to the Pacific Ocean. As you can see from the picture below, the Northwest Passage, it starts from Europe and then it reaches into the Baffin's Bay. अब यूरोप से जो नीचे से लाइन आ रही है लोअर राइट कॉर्नर से, वो यूरोप से आ रही है। अब उसके बाद बेफिन्स बे में आ जाता है। अब बेफिन्स बे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बे क्या होती है। मोस्टली जनरल नॉलेज के पेपर में ऐसे आ जाता है या फिर ज्योग्राफी के पेपर में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बे। तो बे इज़ एनी वाटर बॉडी दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड masses from all three sides. As you can see in the picture, Baffin's Bay is covered on one side with the Greenland and then on the other side with the Canadian islands. So this constitutes a bay. Also, these Canadian islands are also known as Arctic Archipelago. Now, after leaving the Baffin's Bay, the Northwestern Passage traverses these Canadian islands, also known as Arctic Archipelago, and then reaches the northwestern coast of Alaska. Also, as we're learning US history, we should know all the tidbits about the US history. Alaska is a state of US, even though it is not directly in contact with the US. as you can see कि बीच में अलास्का और US के बीच में ये सारी कनाडा की एरिया आ जाता है, लेकिन even still Alaska is a state of US. And how is that so? Alaska was initially a part of Russia, but then Russia sold Alaska to US in 1867 for $7.2 million. This point comes in the MCQs repeatedly, so you should know this.
अब देखने में तो ये पैसेज बहुत सीधा साधा सा लग रहा है कि शिप में बैठे और बैफिन्स बे से गुजरते गुजरते अलास्का तक पहुंच गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। The Northwest Passage spans roughly 900 miles from the North Atlantic, north of Canada's Baffin Island in the east, to the Beaufort Sea, north of the US state of Alaska in the west. It's located entirely within the Arctic Circle. अब आर्कटिक सर्कल बर्फ़ का गोला है, ठीक है, वहाँ पे सारी की सारी बर्फ़ जमी रहती है पूरा पूरा साल। नाउ हमें पता कैसे चला कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज भी दुनिया में कोई चीज़ है। सबसे पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर्स फर्स्ट स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द 15th century, in the 1400s it means, but hostile conditions and sea ice cover made all their attempts unsuccessful. And why did European explorers started searching for the North West Passage? The answer is because European explorers wanted lucrative trading with Asia. Asia had spices and other raw materials, and Europe wanted to trade with Asia. So to have a better and easy access to Asia, it resorted to the Northwestern Passage. There were many expeditions which were sent initially by the Europeans to find an easier access to Asia, because इससे पहले यूरोपियंस जो थे वो अफ्रीका के बिलो द केप ऑफ गुड होप से गुज़रते गुज़रते और फिर उसके बाद वो एक बहुत लॉन्ग रूट बन जाता था एशिया तक पहुंचने का, और उसमें बिकॉज़ वो सी रूट से होता था तो उस वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता था, ख़र्चा भी ज़्यादा होता था, और हो सकता था कि रास्ते में जो भी उनके नेविगेटर्स थे वो उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता था। तो इस वजह से दे वांटेड एन इजी एक्सेस और शॉर्ट ट्रांजिट टाइम, तो इस वजह से दे एक्सप्लोर द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। वन मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी तक यानी कि 1400s में अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था। सो while they were doing all of this, they had not discovered the American land. So जब उनको फेलियर हुआ एशिया तक पहुंचने में इस रूट के थ्रू, तो देन दे फाउंड कि ये तो एक और ज़मीन पे हम पहुंच गए हैं, एक और खिते पे पहुंच गए हैं, एंड देन दे नेम्ड इट न्यू वर्ल्ड। So what are the geopolitical features of that area of the Northwestern Passage? There are giant icebergs that could rise up to 300 feet above the surface of water. And then there are huge masses of sea ice that could seal the passage and trap ships for months at a time. अब मसला क्या होता था कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जब घर से निकलते थे कि हम एशिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो रास्ते में जब वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज से गुजरते थे तो वहाँ पे इतनी ठंड होती थी कि वो सर्दी से ठठर कर मर जाते थे और कोई भी वापस घर नहीं आता था। अब क्योंकि इतना टाइम लगता था और इतना पैसा लगता था एक एक्सप्लोरेशन भेजने में, जिसमें पूरी शिप की कॉस्ट होती है और सब कुछ होता है, तो गवर्नमेंट वो सब कुछ फ़ंड कर रही होती थी, तो इस वजह से अगर कोई इस तरह से एक्सप्लोरेशन फ़ेल हो गई है तो उसके पीछे फिर बाकी लोग जाते थे, दोबारा जाते थे वो देखने के वो लोग कहाँ पहुँचे। अब इस बीच अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है वो उसी के साउथ में लगता है, तो जब वहाँ से एक्सप्लोरर्स आते थे तो अक्सर एक्सप्लोरर्स जो हैं वो न्यू फाउंडलैंड या हाँ न्यू वर्ल्ड तक पहुँच जाते थे, और जिसकी वजह से लेटर ऑन दे डिस्कवर्ड अमेरिका। इसी तरह से मल्टीपल एक्सपीडिशंस यूरोप से नॉर्थ वेस्ट पैसेज के थ्रू आए टू रीच एशिया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गए बिकॉज ऑफ द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन की अगर जिक्र किया जाए तो वो जॉन कैबेट का है। वो 2 दफ़ा उन्होंने एक्सपीडिशन किया था। एक 1497 में वो आए, वहाँ पे रास्ते में देखा और उनको खैर तरक्की नहीं हुई, वो वापस चले गए। फिर सेकंड एक्सपीडिशन में वो मज़ीद लोगों को लेके आए 1498 में, और वो भी उनका अनसक्सेसफुल हो गया और वो वहीं पर रह गए और ही नेवर केम बैक टू यूरोप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है वो है मिडल पैसेज के बारे में, कि मिडल पैसेज का अमेरिका की हिस्ट्री में क्या रोल था। इस मैप में जो ऊपर डार्क ग्रीन एरिया है वो यूरोप का इलाका है, फिर उसके बाद नीचे जो रेड एरिया है डैट इज़ वेस्ट अफ्रीका, एंड ये जो नेवी ब्लू में जो एरियाज़ हैं दीज आर द अमेरिकाज़। मिडल पैसेज का नाम मिडल पैसेज क्यों है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इट इज़ कॉल्ड मिडल पैसेज बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगुलर ट्रेड, और ये उसकी मिडल लेग है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर एक पर्पल एरो है, एक रेड एरो है और एक ग्रीन एरो है, और जैसे हमने पिछले अभी बताया स्लाइड में कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज़ के बीच में ये ट्रेड हो रही थी। तो ये ट्रेड जो है इसमें इस तरह से है कि रॉ मटीरियल्स अमेरिका से नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में से रॉ मटेरियल्स जो हैं वो यूरोप के पास जाते थे, ट्रेड होते थे, और यूरोप जो है वो उन्हीं रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो बनाता था और वो अफ्रीका को सेल करता था, और अफ्रीका से स्लेव्स जो हैं, जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते थे, वो जो है वो उनकी ट्रेड होती थी, एंड दे यूज्ड टू गो टू अमेरिकाज़। अब ये जो मिडल पैसेज की बात है ये लेटर ऑन
आफ्टर अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, तब की बात है जब कॉलोनीज़ वहाँ पे बन चुकी थी, 13 कॉलोनीज़ एज इट इज़ मेंशन इन द डायग्राम अबव, के 13 कॉलोनीज़ भी वहाँ पे बन चुकी थी। वहाँ पे जो हैं जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पे आके सेटल हो चुके थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स जो हैं वो बना चुके थे। अब क्योंकि देवर ब्रिटिशर्स और इनका इतना ज़्यादा वो इनको वहाँ पे मतलब एग्रीकल्चरल लैंड संभालने की आदत नहीं थी, उनको पता नहीं था कि किस तरीके से इनको मैनेज करते हैं, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी वहाँ पे, तो इस वजह से दे नीडेड पीपल, दे नीडेड ए मैन पावर, और उसकी वजह से उसके लिए जो है वो अफ्रीकन्स को जो है फोर्सफुली वहाँ से इंस्लेव करके जो है वो लेके आते थे और वहाँ पे कॉलोनीज़ में आके सेटल करते थे। यहाँ पे एक मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू पॉइंट होता है कि सबसे पहला अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव जो है वो यहाँ पे स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन ये कब शुरू हुआ था। तो सबसे पहला स्लेव जो है या स्लेव जो हैं वो यहाँ पे जो एंटर हुए थे वो हुए थे 1619 में वर्जीनिया में एंटर हुए थे। मतलब ये स्टेट जो एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स की जो ट्रेड है ये स्टार्ट हुई थी 1619 में। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो ट्रेड चल रही थी बिटवीन अमेरिकाज़ एंड यूरोप उसके बारे में। अमेरिका से रॉ मटेरियल्स यूरोप जाते थे और यूरोप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना के फिर अफ्रीका में सेल करता था और बाकी कॉलोनीज़ में अपनी सेल करता था। इसको कहते हैं मर्सेंटाइलिज्म। मर्सेंटाइलिज्म का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मर्सेंटाइलिज्म क्या होता है, और ये डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आता है कि व्हाट इज़ मर्सेंटाइलिज्म। मर्सेंटाइलिज्म इज़ बेसिकली कि जब एक नेशन जो होता है अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करता है और इंपोर्ट्स कम कर देता है, जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब जब अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे आप, तो इसका मतलब है कि आप मैन्युफैक्चर गुड्स करके आप जो है वो सेल कर रहे हैं लोगों को, और इंपोर्ट्स में आप ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब रॉ मटेरियल्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे कॉटन और आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और गोल्ड का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देन लेटर ऑन डिस्कवरी हुई थी। सो इस वजह से वहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा था। अब रॉ मटेरियल ये सारे के सारे यूरोप जो है वो अपने पास ले आता था, बिकॉज इट वाज अ कॉलोनी। अमेरिका वाज ग्रेट ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पे भी अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी वहाँ वहाँ पे मर्सेंटाइलिज्म एक लॉ के तौर पे पेश किया हुआ था कि जो भी कॉलोनीज़ होंगी वहाँ से यूरोप कैन गैदर द रॉ मटेरियल्स। और डेफिनेटली वो जब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाएंगे तो उनके लिए उनको सेल करने के लिए उनको एक पॉपुलेशन चाहिए होगी, उनको एक मार्केट चाहिए होगी, और वो मार्केट उनको अफ्रीका में मिलती थी और वो फिर अपने कॉलोनीज़ में भी आके उन चीज़ों को सेल करते थे। तो ये इस तरह से करके दो लेग्स जो हैं वो ये इसकी बन गई हैं कि एक रॉ मटेरियल्स वाली, कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो अमेरिका से यूरोप में जा रहे हैं। सेकेंड जो है उसके बाद सेकेंड लेग जो है डैट इज़ जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो ब्रिटिश से यूरोप से अफ्रीका में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद थर्ड लेग डैट इज़ द मिडल पैसेजेस के जो स्लेव्स हैं वो अफ्रीका से अमेरिका में जा रहे हैं। Middle Passage was called so because it was a middle leg of the three-part voyage, the African slave trade, as I have already mentioned. 3 stages of the triangular trade in which arms, textiles and wine were shipped from Europe to Africa, enslaved people from Africa to the Americas, and sugar and coffee from the Americas to the Europe. Okay, so इसमें आर्म्स, टेक्सटाइल्स एंड वाइन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं जो कि यूरोप जो है वो अफ्रीका में सेल करता था, और इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर कैसे करते थे, रॉ मटेरियल जो है वो अमेरिका से यूरोप जाते थे, जैसे कि शुगर और कॉफ़ी, एंड देन जो है उसके लिए मैन पावर जो चाहिए होती थी वो अफ्रीका से अमेरिका में जाती थे, दे वर द एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स। The middle passage which brought the slaves from West Africa to West Indies might take 3 weeks. Unfavorable weather conditions could make the trip much longer. ये middle passage जो था ये बहुत आसान नहीं होता था, इसमें जो है अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस उनको सफ़र करनी पड़ती थी, जो स्लेव अफ्रीकन्स होते थे उनको, बिकॉज उनको ट्रैप करके उनको जो है वो लॉक कर दिया जाता था एक कैबिन में, और फिर वहाँ पे जिस भी तरह के, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग होते थे तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एनवायरनमेंट की वजह से बहुत डिजीज़ भी होती थी, और अनफेवरेबल कंडीशंस जो है उनमें उनको रहना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा लोग तो वहीं पे सफ़र करके उनकी डेथ हो जाती थी, और बहुत कम लोग होते थे जो कि फिर आगे कोस्ट तक पहुँच सकते थे। These people were then made servants for life, and the institution of slavery was upheld for around 2 centuries. And in 1850, during the tenure of Abraham Lincoln, after the tenure of Abraham Lincoln, the institution of slavery was abolished. And this is about it, about this video, about the first question of CSS 2023 History of USA paper. We will discuss the remaining questions in the next video.